हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं चैप्टर नंबर 2 में, पार्ट 4 में। और ये चैप्टर या ये पार्ट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपका कहीं ना कहीं 6 मार्क्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप स्टडी करने जा रहे हो, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बच्चों को ना बहुत ही मुश्किल लगता है ये फॉर्मेशन स्टडी करने में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो आपको ये स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में स्टडी करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखो, सबसे पहले आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। आज आप एक कंपनी खोलने की सोच रहे हो, तो अब कंपनी के अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे बंदे को पकड़ के लाने की कोशिश करोगे जिसको कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जानकारी हो। ओके मेरी बात? तो कहीं ना कहीं जब उसे सारी जानकारी होती है तो आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यही है 3 स्टेज। तो सबसे पहली स्टेज आपके पास आ जाती है प्रमोशन, दूसरी आ जाती है इनकॉर्पोरेशन, या इनकॉर्पोरेशन को हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद कमेंसमेंट का मतलब है बिजनेस की शुरुआत। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा स्टोरी के हिसाब से समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? प्रमोशन का मतलब हुआ कि जब मेरे पास कोई न्यू आइडिया आया, से मुझे एक नट एंड बोल्ट की कंपनी खोलनी है, से मुझे एक नट एंड बोल्ट की कंपनी खोलनी है, लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है मशीनें कहाँ से मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन कौन से होने हैं, आईएसआई सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक ऐसा पर्सन हायर करूँगा, ऐसा बंदा हायर करूँगा जो मेरे बिहाफ पर ये सारा काम मुझे करके देगा। इसी पर्सन को हम कहते हैं प्रमोटर। ओके, इसी पर्सन को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर। ये वो बंदा होता है जिसको पहले से ही कंपनी रजिस्टर कराने के लिए एक्सपीरियंस होता है, इसको सारी जानकारी है कि क्या क्या काम करना है। ओके, अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रिपेयर करके देगा, और कहीं ना कहीं अब ये रजिस्ट्रार के पास लेकर जाएगा और सबमिट करा देगा। डन मेरी बात? अब रजिस्ट्रार के पास जब वो डॉक्यूमेंट जाकर सबमिट कराएगा तो क्या होगा? रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स ओके है, तो वो आपकी कंपनी को क्या कर देंगे? रजिस्टर कर देंगे, या हम इसमें वर्ड यूज करते हैं इनकॉर्पोरेटेड कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको लाइसेंस दे देंगे, लो जी आपकी कंपनी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो प्राइवेट कंपनी तो यहीं शुरू हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी को बाहर से आम जनता से पैसे नहीं उठाने, उनके तो मेंबर्स ने पैसे लगाने हैं, और कहीं ना कहीं जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा वैसे ही प्राइवेट कंपनी की शुरुआत। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होगी, जो आम पब्लिक से पैसे उठाएगी, उसे अब रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करना पड़ेगा किसको? पब्लिक को। आओ भाई, अब हमें पैसे दो। और जब उनको पैसे मिल जाएंगे तब वो अपने बिजनेस को कमेंस कर पाएगी, अपनी शुरुआत कर पाएगी। सिंपल। तो प्राइवेट कंपनी तो इसी स्टेज पर शुरू हो जाएगी या सेकंड स्टेज पर शुरू हो जाएगी, लेकिन पब्लिक कंपनी को कहीं ना कहीं थर्ड स्टेज तक जाना पड़ेगा। ये है इसकी स्टोरी। समझ में आते ही ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? सबसे पहले मैंने प्रमोटर एक बंदा हायर किया क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं थी। वो सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करके देगा और कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा देगा। प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही शुरू हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी का काम यहीं पर सेकंड स्टेज में खत्म। लेकिन पब्लिक कंपनी को वेट करना पड़ेगा कि लोग उनको पैसा देंगे तब उनकी कंपनी शुरू होगी। तो लोगों ने पैसा दिया तो कंपनी शुरू, और अगर लोगों ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी बंद हो जाएगी। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रमोशन। टुडे व्हेन द कंपटीशन इज एट पीक, इट इज नॉट इजी टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस
any individual or a group of individual who want to establish a new business should take this decision after thorough and deep thinking. कंपटीशन ज़्यादा है तो हर चीज़ को सोच समझ कर फैसला लेना है. Any business which has established after deep and thorough thinking has more chances of getting success. Now the question, what deep and profound thought is done about this is mainly type of business, कितना बड़ा बिजनेस खोलना है, कैसा बिजनेस खोलना है, कहाँ पर खोलना है, कितना बंदे ओनरशिप रहेगी और उसके बाद कैपिटल कौन कितनी लगाएगा. ऑल द एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश ए न्यू बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज प्रमोशन. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक नए बिजनेस को खोलने के लिए लगती है उन सबको हम प्रमोशन कहते हैं, और जो बंदा इस फंक्शन को परफॉर्म करता है उसे प्रमोटर कहते हैं. ओके मेरी बात. द प्रमोटर थिंक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस एस्टैब्लिश इट ऑल्सो. नाउ डे ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस हैविंग कॉम्प्लिकेटेड सम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ प्रमोशन. ये कहते हैं भाई अब कुछ नए नए बिजनेस आ चुके हैं, वो प्रमोशन के काम करते हैं और कहीं ना कहीं अपना कुछ हिस्सा कुछ कमीशन ले लेते हैं. देयर वर आइडियाज. New ideas try to implement the idea in the best possible manner. In this manner, they promote the business, sell it to the desired person. तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बनाते हैं और उस बंदे को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं जो चाहता है इस बिजनेस को. तो प्रमोशन स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन ऑफ आइडिया. प्रमोशन शुरू होता है आइडिया के आने से, उसके बाद बिजनेस इज इन्वॉल्व एंड कंटिन्यू डाउन टू द पॉइंट इट्स फुली रेडी टू बिगिन ऑपरेशन एज गोइंग कंसर्न. कहीं ना कहीं आइडिया आया था, आइडिया को एस्टेब्लिश करने का सारा जिम्मा इस प्रमोशन स्टेज का है, और जब तक ये शुरू नहीं हो जाता तब तक प्रमोशन स्टेज चालू रहती है. तो it refers to all those activities which are necessary from bringing the company into existence. हर वो एक्टिविटी जो आपकी कंपनी को शुरुआत करने के लिए चाहिए वही है आपका प्रमोशन. तो सबसे पहले स्टेजेस की बात करें तो आपके पास एक आइडिया आएगा, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया. आपने कस्टमर को देखा, कस्टमर को कोई समस्या आ रही है तो आपके पास भी आइडिया आ गया. द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया. न्यू आइडिया कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑब्जर्विंग द डेफिशिएंसी ऑफ सम प्रोडक्ट एंड अबाउट द प्रोडक्ट विच हैज नॉट बीन लॉन्च्ड येट. तो आपको कहीं ना कहीं कोई कस्टमर को कोई समस्या आती दिखाई दे रही है, तो उस समस्या को सोल्व करने के लिए या कोई प्रोडक्ट पहले मार्केट में नहीं था वो प्रोडक्ट बनाकर देने के लिए ही आप कहीं ना कहीं प्रमोशन स्टेज का यूज़ करते हो. डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. अब आपके माइंड में आइडिया आ गया कि चलो जी मैं नट बोल्ट खोलता हूँ, नट बोल्ट की कंपनी खोलता हूँ, या चलो मैं कोई नई चीज़ इन्वेंट करता हूँ. तो उसकी अब आप क्या करने वाले हो? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. कितना माल बिकेगा, किस प्राइस पर बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कब तक चलता रहेगा, क्या कोई और कंपटीटर इस मार्केट में है या नहीं. इस तरह की सारी बातें आपको बिजनेस खोलने से पहले रिसर्च करनी है. After having preliminary investigation done, a detailed investigation is carried out, find out the actual position. During this process is collected about the demand of a product, raw material, cost, need, machinery, competition. हर छोटी से छोटी बात के ऊपर यहाँ पर फोकस करूँगा. उसके बाद असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज या डिफरेंट फैक्टर. अब चीज़ों को इकट्ठा करना शुरूंगा. मशीनरी यहाँ से, रॉ मटेरियल यहाँ से, लेबर यहाँ से, हर चीज़ को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है यहाँ पर. After satisfied himself with the possibility of the success, a new idea, the promoter start assembling the different factors. Contact various persons, specialist organization, enters them into contract. और फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन. अब बंदों को लगाने के बाद आपको क्या करना है? फाइनेंस करना है प्रोपोजिशन को, बिजनेस में पैसे लगाने. और जब बिजनेस में पैसे लगाने हैं तो अब आपको केयरफुली समझ लो आपका बिजनेस अब यहाँ पर शुरू हो चुका है. मशीनें खरीदना शुरू, रॉ मटेरियल खरीदना शुरू. बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस एनफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, फाइनेंशिंग प्लानिंग इज टू बी डन. कहाँ से कितना पैसा आएगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, हमारे पास कितना पैसा होगा, किन किन चीज़ों पर पैसा खर्च करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेकआउट करनी है. डन. इसके बाद इनकॉर्पोरेशन की स्टेज. मैंने कहा था सेकंड स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट जरूरी है, और वो जाकर रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगे. तो देखो क्या करना है. सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, शुरुआती एक्टिविटीज. ओके.
तो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस ढूंढना है जिसके आपकी कंपनी के ऊपर लिखा जाएगा कि भाई कंपनी जो है मेनली यहाँ से बिलोंग करती है, इस स्टेट में सिचुएटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिसाइडेड द स्टेट ऑफ अ कंपनी registered office is located. This decision is taken by a promoter. It is necessary to do because company is registered in the state only where it has registered office. तो कहीं ना कहीं कंपनी उसी स्टेट में जाकर एस्टेब्लिश होगी जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। कंपनी का नेम डिसाइड करना, भैया आपको कंपनी का नेम क्या रखना है, तो कुछ चीज़ों या कुछ नेम जो हैं वो प्रोहिबिटेड है, वो नाम छोड़कर आप कुछ भी नाम रख सकते हो। टू गेट द लाइसेंस अंडर IRDA एक्ट या IDRA एक्ट, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंडर आपको अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, गवर्नमेंट हैज़ पास द अबव एक्ट इन 1953. If the company is going to start any business which getting license is compulsory, then application is sent to the prescribed फॉर्म टू गेट द लाइसेंस। तो अगर कोई आप ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हो जहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरी है, तो आपको उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स, CA, लॉयर्स, ये सब चीज़ें आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी। तो अंडर राइटर्स, बैंकर्स, ब्रोकर, लीगल एडवाइज़र्स, ऑडिटर्स, ये सब आपको कहीं ना कहीं अपॉइंट करने पड़ेंगे। टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, हर तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको कहीं ना कहीं बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। और अब आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे तो कहीं ना कहीं अब आप रजिस्ट्रार के पास वो एप्लीकेशन भेज दोगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करने, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसने कहा था ना कि आपको ये फाइल करने हैं, तो कहीं ना कहीं कौन कौन से, सबसे पहले है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? मेमोरेंडम का मतलब है कहीं ना कहीं ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेस के बिना आपकी कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, डिटरमाइंस द लिमिट ऑफ अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं कंपनी किस उद्देश्य से एस्टेब्लिश हुई है, क्यों एस्टेब्लिश हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिफाइन करता है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सपोर्ट करता है। इन दिस डॉक्यूमेंट रूल्स आर मेंशन्ड फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। देखो कहीं ना कहीं मेमोरेंडम में हमने बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम यहाँ पर आर्टिकल में बताने वाले हैं कि आपके उस उद्देश्य को फुलफिल कैसे करें, उसे पूरा कैसे करेंगे। ओके, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू द पैराग्राफ। For a public company, it is not necessary to prepare article of association. It can accept table F in place of article. ये आपका important क्वेश्चन है। प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए छूट है। पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह टेबल F बना सकती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आपने मेमोरेंडम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो 30 दिन के अंदर आपको वो रजिस्ट्रेशन की ऑफिस की, हेड ऑफिस की जानकारी देनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो आपको कितने डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम जितने डायरेक्टर्स होने चाहिए थे, क्या उतने डायरेक्टर्स हैं या नहीं। ऑल द लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हु आर एग्री टू वर्क एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज सेंट इन द नेम ऑफ लिस्ट एंड डिटेल्स आर मेंशन। रिटर्न कंसेंट भी लेना है, सिर्फ डायरेक्टर का नाम पते नहीं देने, डायरेक्टर के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं। भाई हाँ, डायरेक्टर अपनी मर्जी से तैयार है, उसके ऊपर कोई बोझ या जोर जबरदस्ती नहीं है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स, कहीं ना कहीं इनके पास उतने शेयर्स हैं जितना एक डायरेक्टर बनने के लिए होने चाहिए थे या नहीं। तो अलॉन्ग विद द रिटर्न कंसेंट द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो sent is the promise is made by the director to take a qualification share and making payment of these share। कहीं ना कहीं आपके पास उतने शेयर्स हैं या नहीं जितने आपको डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए थे। प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद द मैनेजरियल पर्सनल, तो जितने भी आपके मैनेजरियल पर्सन हैं जैसे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर, इन सब के पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके सर्विसेज या एग्रीमेंट भी इन लोगों के साथ होने चाहिए। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब होता है आई हियर बाय डिक्लेयर कि भाई आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो मैं पूरी कर चुका हूँ, इसके अंदर कोई गड़बड़
नहीं है। तो आपको एक ऐसी डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रार के पास आप सबमिट कराओगे। उसके बाद बिना फीस के तो भाई कोई काम होता ही नहीं। लाइसेंस बनवाने चले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस, तो फीस देनी पड़ती है। तो कंपनी रजिस्टर करा रहे हो करोड़ों रुपए की कार, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ेगी। विद द अबव डॉक्यूमेंट प्री डिटरमाइंड फीस इज ऑल्सो गिवन टू अ रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखो इतनी सारी डिटेल दे रखी है, आपको डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। एक आम पब्लिक कंपनी को आम आदमी से पैसा उठाना है। ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल कैन कमेंस इज बिजनेस आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। हेंस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज इज ओनली अप्लाइड टू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट मिला वैसे ही उसका बिजनेस शुरू हो गया, लेकिन ये स्टेज किसके लिए है? सरकारी कंपनी के लिए, क्योंकि उन्हें किससे पैसा उठाना है? आम जनता से। तो अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ए प्रोमोटर हैज फॉलोइंग एक्टिविटी टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। द कंपनी इश्यू द प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक, वन कॉपी इज सेंट टू द रजिस्टर। एक पब्लिक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो इन्विटेशन देती है शेयर होल्डर्स को, आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। से एक कंपनी को 1000 करोड़ रुपए चाहिए और उसने शेयर्स इशू कर दिए 1000 करोड़ के, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना 90% एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। जब तक लोग 900 करोड़ के शेयर नहीं मांगेंगे या 900 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। चाहे आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है, लेकिन अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, लोग आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाते, तब आपकी कंपनी कभी भी शुरू नहीं होगी। तो लिखता है ये रहा, द मिनिमम अमाउंट हैज़ बीन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, देन द डायरेक्टर पास द प्रोपोर्शनल एंड अलॉटमेंट लेटर। अ रिटर्न इज सेंट टू रजिस्ट्रार, a return of allotment is sent to registrar. A company is not able to receive the minimum subscription within 120 days of issue of prospectus, then it cannot allot the share, refund the money to the applicants. और कहीं ना कहीं अगर 90% पैसा नहीं आता तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर, अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई, तो आप उस पैसे को वापस कर दोगे। क्लियर मेरी बात? और आपकी कंपनी शुरू नहीं हो सकेगी। ओके, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड एट 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू। जितने भी आपने शेयर इशू करे हैं उसकी 90% ही आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आप पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, लेकिन पब्लिक कंपनी कमेंस नहीं कर सकती जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिल जाता। तो 90% कैपिटल आपके पास आ चुकी है, तो अब ये 90% कैपिटल की डिटेल लेकर आप रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाओगे, और अब रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और अब आपको फाइनली कहेगा जाओ अपनी कंपनी को शुरू करो। इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी आपकी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, इनवाइट द पब्लिक टू शेयर, कैन नॉट स्टार्ट इज बिजनेस अंटिल इट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो अगर मैंने आम जनता से पैसा उठाया है, प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 120 दिन में मेरे पास आनी चाहिए। हर डायरेक्टर जो है वो अपना हिस्सा पे कर चुका है जितना उसे पे करना था। ओके, एंड कंट्रैक्टेड हिम फॉर लायबल टू पे इन कैश द सेम प्रोपोर्शन रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑफ शेयर होल्डर। There has been filed with the register duly verified declaration by only one director or the secretary and has been compiled with. अब एक डायरेक्टर को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वो स्टैम्प साइन करेगा, जी हमारे पास जितनी कैपिटल आनी चाहिए थी वो आ चुकी है, डायरेक्टरों ने जितने पैसे लगाने थे वो लगा चुके हैं, ये हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इन केस कंपनी इज नॉट इशूइंग प्रोस्पेक्टस, अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन ल्यू का मतलब है प्रोस्पेक्टस के बजाय आप कोई और डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो, वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। बाकी दोनों सेम है कि दूसरा डायरेक्टर को सारे के सारे पैसे
जितने लेने थे वो उतने दे चुका है, जितने शेयर्स लेने थे डायरेक्टर बनने के लिए वो ले चुका है और प्रॉमिस कर चुका है उतने पैसे देने को, और कहीं ना कहीं सारी आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है। अब आप हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दो। क्लियर मेरी बात? ये है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का स्पेसिमेन। तो ये थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की हम स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ज़रूरी है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब मैंने कहा इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, दोज कंडीशन आर स्टेटेड विच ए कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो कहीं ना कहीं ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कोई कंपनी आपकी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, मेन डॉक्यूमेंट है, इसके सिवा कोई और डॉक्यूमेंट बना नहीं सकता। तो ये तो मैंडेटरी है ही है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें लिखा होता है कि आपकी कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये सब चीज़ें। ओके, इसके अंदर कई सारे क्लोजेज होते हैं। क्लोजेज का मतलब आप कॉलम समझ सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर द डिफरेंट क्लोजेज। तो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है नेम क्लोज। नेम क्लोज का मतलब कि आपकी कंपनी का नाम कैसा होगा। सिचुएशन का मतलब आपकी हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड होगा। तो देखो आपको हिंट लगाना है कि इसमें क्या क्या लिखना है। बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, देखो कितना चौड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, इतना नहीं लिखना। नेम क्लॉज के अंदर आपको डिफाइन करना है, इट इज द क्लॉज इन दिस नेम इज स्टेटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड। यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है जिसके बेसिस पर आपकी कंपनी की पहचान होगी, रजिस्ट्रेशन होगी। द नेम ऑफ अ कंपनी इज नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन एंड सिंबल इज ऑल्सो इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंस। तो कंपनी के पास फुल इंडिपेंडेंस है कि वो अपना नाम चुन सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिप्शन दूसरे के नाम जैसा नहीं होना चाहिए। अपना नाम चूज करना है, वो किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से तो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के नज़रों में। कहीं ना कहीं आपके 1950 एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपका वो नाम प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है। क्लियर मेरी बात? सिचुएशन क्लोज, तो सिचुएशन में हम नाम से ही लेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो सिचुएशन को हम लेंगे सिचुएटेड से ताकि हमें याद रहे। तो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल भेजनी होती है कि आपका कहाँ पर है मेन हेड ऑफिस। इन दिस क्लोज द नेम इज ऑफ द स्टेट इज मेंशन इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और अगर आपने अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया है, अभी आपको टाइम लगेगा एस्टेब्लिश करने में, तो रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इस हेड ऑफिस की जानकारी देनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट को हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव से। उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, क्यों आप इस कंपनी को खोलना चाहते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज इन द मेमोरेंडम। इन दिस क्लोज ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज अटेनमेंट इज एस्टेब्लिश। दिस क्लोज डिफाइंस द पावर ऑफ ए कंपनी एंड इट्स लिमिट। तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आप कंपनी खोलना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होगी। तो आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और आपके सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है नट बोल्ट्स की कंपनी खोलना, और कहीं ना कहीं आप कितनी बड़ी कंपनी खोल सकते हो, कैसे खोलोगे, किस तरीके से काम करोगे, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद लायबिलिटी क्लोज, नाम से ही पता लग रहा है देनदारी कितनी होगी। तो देनदारी या तो शेयर्स जितनी या जितना आपने हिस्सा खरीद रखा है उतनी होगी, या जितनी आपने गारंटी दे रखी है उतनी होगी। तो लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर किसी बंदे ने कितनी गारंटी दे रखी है तो उतना ही देनदारी हो सकती है, या फिर जितना हिस्सा है उतनी ही देनदारी हो सकती है। कैपिटल क्लोज की बात करें, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इट इज नेसेसरी दैट इट इज मेंशन व्हाट विल बी द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी की जीवन काल में कितनी हो सकती है, वो आपको यहां पर मेंटेन करना है। For example, the share of a capital of a company is a 10 crore and is divided into 1 crore shares of rupees 10 each. It will not be necessary to mention the different classes of the share. अलग अलग शेयर्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने डिफाइन कर दिया कि मेरी मैक्सिमम कैपिटल जो है वो 10 करोड़ है, मैं 1 करोड़ की कैपिटल 10-10 रुपए के शेयर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब 1 करोड़ की कैपिटल को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 करोड़।
Association or subscription clause. Last clause is the memorandum of association, and association person sign the memorandum association. In this clause, person signing the memorandum of association express their intention to establish the company. We are the following person, जिनके एड्रेस नाम पता बिलो ये हैं, being formed into the company in the persuasion of the law. कानून को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं. We are respectively agree to take that number of share capital and set the opposite over the respective name. क्लियर है. और हम कहीं ना कहीं साइन भी कर रहे हैं अपने अपने नाम के आगे. क्लियर. तो कहीं ना कहीं आपको हर तरह की चीज़ मेंशन करनी पड़ती है. दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. It refers to the document of a company in which rules of internal management to achieve the objective laid down in the memorandum of association are stated. कंपनी के अंदर की रूल्स और रेगुलेशन भी डिफाइन करेगा, कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करें. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था वो भी इसके अंदर डिफाइन करेगा. ओके. तो कहीं ना कहीं कंटेंट के अंदर हम देखो तो क्या क्या लिख रखा है. जनरली टेबल एफ इज कंसीडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो पब्लिक कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं टेबल एफ भी बना सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सिवा. तो लिखता है, देखो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. इट इज एन असिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन इंटरनल रूल्स विच इज सेट as per memorandum of association. Okay, the memorandum of association of a company fix the functional area, लेकिन article of association how work will done, what will be the structure, internal rules क्या होंगे, various parties के, shareholder के, debenture holders के, ये सब भी आपको यहाँ पर define करना है. क्लियर मेरी बात. क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्रीलिमिनरी कॉन्टेक्ट कैसे होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे होंगे, मोड ऑफ इशू कैसे हम शेयर इशू करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसी होगी, शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करेंगे, रूल्स रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर्स, कैसे कैसे लोगों से पैसे मंगाएंगे, शेयर होल्डर से पैसे मंगाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ शेयर कैपिटल. अगर शेयर कैपिटल बढ़ानी है, ज़्यादा शेयर्स इशू करने हैं, कम शेयर इशू करने हैं, कमीशन कैसे देंगे, कंसोलिडेशन ऑफ डिवीजन ऑफ शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, प्रपोजल्स कैसे होंगे, वोटिंग राइट कैसे होंगे. तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 7-8 पॉइंट याद करने हैं जो भी आपको इसमें से इजी लगे. तो अल्टीमेटली उसने क्या जवाब दिया कि हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सब. और अगर आपको बिजनेस बंद करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, डिविडेंड देना है तो क्या प्रोसीजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर क्या है, ये सब चीज़ें. ओके. ये डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या काम करना है कंपनी को, MOA मेमोरेंडम ये बताएगा, आर्टिकल्स बताएगा कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें. इट डिफाइन द रूल्स अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये वाइटल डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट है. ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, बनाना चाहो बनाओ, नहीं तो इसकी जगह टेबल एफ बना सकते हो. इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर. कंपनी का और बाहर वालों का क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, मेमोरेंडम ये डिफाइन करेगा. आर्टिकल कंपनी के अंदर के इंटरनल मेंबर्स का रिलेशनशिप डिफाइन करेगा. वैलिडिटी की बात करें तो जो चीज़ मेमोरेंडम की पावर से, अथॉरिटी से बाहर होगी वो सब इलीगल, गलत. लेकिन एक्टिविटीज बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स आर ऑल्सो वॉइड बट देयर रेक्टिफिकेशन कैन बी पॉसिबल बाय द मेंबर्स. तो कुछ चीज़ें आर्टिकल से बाहर होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी के अंदर है, तो मैं उसे डिस्कस करके, उसे एडजस्ट करके पावर में ला सकता हूँ, कुछ इंटरनल मैनेजमेंट में चेंजेस कर कर ला सकता हूँ. लेकिन मेमोरेंडम से जो चीज़ बाहर है वो गलत है और उसको मैं ठीक नहीं कर सकता. नेसेसिटी की बात करें तो मेमोरेंडम बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बनाना ज़रूरी नहीं है. पब्लिक कंपनी कहीं ना कहीं टेबल एफ बना सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़रूरी है. अल्ट्रेशन की बात करें तो मेमोरेंडम में चेंज करना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं कोर्ट की भी अप्रूवल लेनी पड़ सकती है कुछ मैटर्स में. लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मैंडेटरी उसके अंदर चेंज करना, अल्ट्रेशन करना, मॉडिफिकेशन करना बहुत आसान है एज़ कंपेयर टू
आपका मेमोरेंडम। प्रोस्पेक्टस कहीं ना कहीं अभी तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, सपोज करो जैसे मैं किसी स्कूल में एडमिशन लेने गया हूँ तो मुझे एक किताब सी पकड़ा देते हैं, ब्राउशर कह सकता हूँ, प्रोस्पेक्टस कह सकता हूँ, उसे खोल कर देखता हूँ तो स्कूल ने क्या किया, कितने टॉपर्स पैदा किए स्कूल ने, इस तरह की जानकारी होती है। स्कूल क्या करने वाला है, कब से एस्टेब्लिश हुआ है, हर तरह की जानकारी उस प्रोस्पेक्टस में होती है। सेम कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है लोगों से पैसा इन्वाइट करने के। इस इनवाइट प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा, प्रोस्पेक्टस में सिंपल सिंपल लिखा होगा कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी ने क्या क्या अचीव किया, कितने वर्कर्स हैं, तो ये सब चीज़ें वो आपको बताने की कोशिश करती है। तो इट रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द इशू एंड थ्रू विच द कंपनी इन्वाइट पब्लिक टू अप्लाई शेयर एंड डिवेंचर। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोस्पेक्टस का, क्या ऑब्जेक्ट्स है, इनवाइट पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट करना, गिव डिटेल्स ऑफ दोस कंडीशन ऑन विच इनविटेशन टू द पब्लिक एंड शेयर इज गिवन, तो वो कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशन है जिसके बेसिस पर आप कंपनी को, आम जनता को शेयर इशू कर रहे हो। टू डिक्लेयर द प्रोमोटर्स विल बी लायबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंसर्न, तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को लायबल बनाना, जिम्मेदार बनाना, जो भी इंफॉर्मेशन आप उस प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हो। Need of prospectus, it is not necessary to issue prospectus. A restriction is imposed on private company to offer for sale and debenture, then it is why it cannot issue prospectus. तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी आम जनता से पैसे उठा नहीं सकती तो उसे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो। तो फिर से वही, द फॉलोइंग आर द डिटेल गिवन, क्या क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव है, सिग्नेटरीज, कौन कौन मेन साइनिंग अथॉरिटी है, कितने पैसे, कितनी शेयर कैपिटल आप आम लोगों से उठा रहे हो, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल, यानी सपोज मेरी मैक्सिमम कैपिटल है 10 करोड़ लेकिन अभी मुझे सिर्फ 5 करोड़ चाहिए, तो मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी 10 करोड़, लेकिन मैंने को अभी 5 करोड़ ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं जो 5 करोड़ उठा रहा हूँ दैट इज़ माई इशूड कैपिटल। कौन कौन से शेयर्स इशू करे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये सब। आपके की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, मैनेजिंग और प्रपोज्ड मैनेजर के बारे में, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर कि भैया आपको डायरेक्टर बनना है तो कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे, प्रोविज़न फॉर रिगार्डिंग रेमुनेशन कि आपके डायरेक्टर्स को कितनी सैलरी वगैरह दी जाएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब खुलेगी, कौन सी तारीख को खुलेगी और कौन सी तारीख को आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन कब आपके जो है वो ले ली जाएंगी, कब तक ली जाएंगी और कब तक आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर मेंशन होती है। शेयर ऑफ डिबेंचर इशूड अदर देन कैश, अगर आपने कहीं पर शेयर्स को इशू कर रखा है कैश के अलावा से, आपने एम्प्लॉयज़ को, प्रमोटर्स को कहीं ना कहीं शेयर दे रखे हैं तो उसकी जानकारी भी, शेयर पे प्रीमियम होगा तो कितना होगा, अंडरराइटर्स यानी कि आपकी कंपनी अगर जैसे शेयर आम जनता को इशू नहीं कर पाई, 90% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए, तो कई बार हम अंडरराइटर्स को हायर कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स, देन नंबर ऑफ अंडरराइटर्स, इकोनॉमिक कंडीशन और ओपिनियन, ये सब चीज़ें भी मुझे उसमें लिखनी पड़ती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शुरुआती खर्चों की जानकारी आपको देनी पड़ती है, प्रोमोटर्स की जानकारी भी आपको देनी पड़ती है, ऑडिटर कौन है, किससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराओगे, ये जानकारी भी आपको देनी पड़ती है, बिजनेस की डिटेल, बिजनेस क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ें भी, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, आपने अपने नाम पर कितनी संपत्ति रखी हुई है, ये भी आपको जानकारी देनी है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है कि इफ़ द कंपनी इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, if in there is a ban on the presence member in the meeting, speaking, voting, to transfer any ban of a company, then the nature of such ban is should be clear explainly। तो अगर आपने कोई किसी बंदे के ऊपर रोक पाबंदी लगा रखी है तो वो भी आपको मेंशन करनी है। प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट को कहाँ रखोगे, ये सब चीज़ें भी। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, कहीं ना कहीं आप कब इंस्पेक्शन करोगे और कहीं ना कहीं कब आप अपने ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट करोगे। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो लॉजिक सिंपल है, 7-8 पॉइंट याद करो और कहीं ना कहीं लॉजिक को एक्सप्लेन करो। तो जो भी इजी पॉइंट लगे 7-8 वो याद कर लेना। और कई भाई क्या होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू ना करने की जगह उसकी जगह एक स्टेटमेंट इशू कर देती है। इज दैट डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर प्रोस्पेक्टस एंड प्रेजेंटेड द रजिस्ट्रार। ए कंपनी है शेयर कैपिटल बट नॉट इशूड प्रोस्पेक्टस
कैन नॉट इशू शेयर और डिबेंचर टिल इट प्रेजेंट द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस एट लीस्ट 3 days इन एडवांस प्रायर टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिवेंचर। 3 दिन डिवेंचर लोगों को देने से पहले आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। Under the following condition, statement is issued when company with share capital has not issued any prospectus। आपने कोई prospectus issue नहीं किया जब पब्लिक कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी बनने वाली है, जब होल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिसीव्ड, ऑटोमेटिकली बिना पैसे या बिना शेयर इनवाइट करे आपके पैसे आ चुके हैं, तो फिर प्रोस्पेक्टस को इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी डज नॉट इशू इट्स शेयर टू द पब्लिक बट वॉन्ट्स टू डू इट्स आफ्टरवर्ड। अभी मैं पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहा, बाद में सोच सकता हूँ, तो मैं पहले अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देता हूँ। मैंने कंपनी ने सोल्ड इट्स शेयर टू अ पर्सन हु सेल देम इन द जनरल पब्लिक। जब मैंने कभी अपनी कंपनी के शेयर किसी बंदे को दिए और अब वो बेच कर जाना चाहता है, तब इस तरीके का मैं स्टेटमेंट इश्यू करता हूँ। कंटेंट वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसके बाद बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है चॉइस ऑफ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बिजनेस करूं यार, इतने सारे बिजनेस आप लोगों ने मुझे बता दिए, 5 फॉर्म 6 फॉर्म आपने मुझे बता दी, अब मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, 1000 करोड़ कैपिटल चाहिए, तो कौन सा बिजनेस करूं, तो कंपनी खोलूंगा। और अगर मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी है, 2 4 5 लाख रुपए की है, तो मैं कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर खोल सकता हूँ, पार्टनरशिप खोल सकता हूँ। इन बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर मोर कैपिटल देन अ रिटेल शॉप, तो कहीं ना कहीं आफ्टर बिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इफ मोर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, सोल प्रोप्राइटर कर लेंगे। ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो पार्टनरशिप या कंपनी खोल लेंगे। लायबिलिटी ऑफ द ओनर, अगर मैं चाहता हूं मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड रहे, अगर मैं चाहता हूं मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड रहे, कौन से फॉर्म में थी लायबिलिटी लिमिटेड, या तो कंपनी में आपने लायबिलिटी को लिमिटेड बढ़ाया, या फिर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लायबिलिटी को लिमिटेड बढ़ाया। और अगर मैं कहूं कि जी चलो कोई नहीं, अनलिमिटेड रहने दो लायबिलिटी को, तो 3 बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और आपके पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली। क्लियर मेरी बात। फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हो भाई आराम से आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाए, आपको कोई टेंशन ना आए, कोई फालतू की लीगल फॉर्मेलिटीज़ ना हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये तीनों खोल लो। अगर आप फॉर्मेलिटीज़ से नहीं डरते, आने दो भाई जितनी फॉर्मेलिटीज़ है, फिर मैं खोल लेता हूँ कंपनी। क्लियर। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक आपके बिजनेस में कंटिन्यूटी रहे, स्टेबिलिटी रहे, सालों साल 100 साल बिजनेस चलता रहे, तो कहीं ना कहीं आप खोलोगे कंपनी। और अगर आप इस तरीके की कोई स्टेबिलिटी वगैरह नहीं चाहते, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप भी खोल सकते हो। टैक्स लायबिलिटी, अगर आप चाहते हो भाई टैक्सेस वगैरह की देनदारी जो है वो कहीं ना कहीं कम रहे, तो ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज मिनिमम टैक्स लायबिलिटी इज टू बी कंसीडर, एक टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी इज मोर एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनर। तो पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स वगैरह की समस्या कम होती है, लेकिन कंपनी आपने रजिस्टर करा रखी है तो आपको टैक्स वगैरह की जिम्मेदारी ज़्यादा फॉलो करनी पड़ती है। मैनेजरियल लीड्स, कहीं ना कहीं आप सारा काम खुद कर सकते हो, सब संभाल सकते हो, तो सोल प्रोप्राइटर। अगर आपको मैनेजर्स चाहिए, बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंड हो गया, तो आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी। ऑन द अदर एंड, इफ द स्कोप ऑफ बिजनेस इज माइड, मोर पर्सन रिक्वायर देन इन केस ऑफ पार्टनरशिप विल बी यूजफुल। और ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर हम कहीं ना कहीं, हमें लार्ज बिजनेस है तो हमें कंपनी खोलनी पड़ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहो शुरू करो, जब चाहो बंद करो, आपको कोई टेंशन नहीं हो, तो आप खोलोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेकिन आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम चाहते हो तो आप कंपनी भी खोल सकते हो। देयर आर मैनी सिचुएशन विच इज कम इम्पेरेटिव, सर्टेन चेंजेस, फेस सम चैलेंजेस एंड मेंटेन रिस्टोर द हेल्थ। Hence, form of a business should capacity to absorb the change and changing situation. The sole proprietor business is more useful in comparison with the partnership and the company, क्योंकि complete freedom है, जब आप चाहो अपनी क्विकली मैनेज कर सकते हो और विदाउट एनी एक्सपेंसेस। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करनी है तो कंपनी, और अगर छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस भी ठीक है। लीगैलिटी की बात करें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहते तो सोल प्रोप्राइटर, और अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी।
नीड ऑफ सीक्रेसी चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहे, तो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट इन दो फैमिली है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखनी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या कंपनी है, उसको आप कर सकते हो। गवर्नमेंट कंट्रोल आप चाहते हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन दो फैमिली। और अगर आप चाह रहे हो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहे या गवर्नमेंट के कंट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा हो या कम हो, तब मैं खोल लेता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनीज। क्लियर मेरी बात? यहाँ आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में। ओके दोस्तों, थैंक यू।